नमस्कार मित्र, मैं अभिषेक कुमार लेकर आया हूँ यूपी स्पेशल पेट की श्रृंखला में आप सबके समक्ष यूपी ट्रिपल एससी विशेष। कुल मिला के इस श्रृंखला का नाम मिक्स वेज रखा गया है। क्योंकि कैमरा मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है, इसलिए ये बार बार जिस सेट से सेटिंग किया जा रहा है वो बार बार हट जा रहा है। तो यहाँ याद रखिएगा यूपी स्पेशल पेट मिक्स वेज। मिक्स वेज से क्यों लिखा गया, ये नाम देने के पीछे ऐसे था कि इसमें कुल मिलाकर 26 क्वेश्चन मिलेंगे जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं, तो इसलिए मिक्स भेज दिया गया। बिहू, बिहू असम का नृत्य है। भांगड़ा याद रखिएगा पंजाब का नृत्य है। छऊ नृत्य झारखंड में है। रऊफ नृत्य J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर में। ये ए पॉइंट था। ए पॉइंट करके कुल मिला के A to Z पॉइंट हैं, 26 हैं, याद रखिएगा। बी पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र की भाषा, संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाएं हैं। नंबर 1 फ्रेंच, नंबर 2 अंग्रेजी, नंबर 3 रूस, नंबर 4 चीन, नंबर 5 स्पेनिश, नंबर 6 अरबी। किंतु हर जगह की एक आधिकारिक भाषा होती है, एक भाषा होती है जिस पे वहाँ के एम्प्लॉय काम करते हैं या जिसमें हम कोई भी अपनी वार्ता को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो याद रखिएगा आधिकारिक भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। नंबर सी, आरबीआई के प्रथम गवर्नर तो CD देशमुख थे। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का लोगो देखेंगे क्या है, तो आरबीआई के लोगो में ताड़ वृक्ष है और बंगाल टाइगर है। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई का लोगो क्या है, तो ताड़ वृक्ष और बंगाल टाइगर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 वहीदा रहमान को दिया जा रहा है और 2023 रेखा जी को दिया जाएगा। याद रखिएगा 2023 रेखा जी को और 2022 वहीदा रहमान को दिया जा रहा है। गांधी शांति पुरस्कार 1995 में शुरू हुआ। शुरू होने का वर्ष पूछ रहा है, मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, मैं आपके सामने फैक्ट लाऊंगा, आप उसे पढ़ेंगे तो फायदा होगा। क्योंकि गांधी जी शांति के प्रवर्तक थे, उसी तरीके से जो लोग शांति के क्षेत्र में ये कहें कि उनकी विचारधारा समाज को सार्वभौम एकता विविधता में एकता को दिखाने वाले लोग हैं, जो सबको एक सबका साथ सबका विकास लेके चलने वाले लोग होंगे, उनको गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। तो गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 से हुआ था, गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ से। और इस साल गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया है। याद रखिएगा इस साल मतलब 2023 के सापेक्ष गांधी शांति जो पुरस्कार है वो अगली साल दिया जाएगा, लेकिन ये 21-22 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, गीता प्रेस को मिला है। और गीता प्रेस से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्रिका आती है जिसे सभी लोग पढ़ना पसंद करते हैं, कल्याण नामक पत्रिका। तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस समय जजों की संख्या 15 है। और ये पेट 2021 में पूछा भी है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा दहेग उसका मुख्यालय है। दलबीर सिंह ये भारतीय यहाँ के क्या हैं, जज हैं। कंबाला कर्नाटक, कंबाला कर्नाटक में होता है और ये भैंसा दौड़ है। जिस प्रकार से जल्लीकट्टू एक साउथ इंडियन मूवी है, विजय थलपति अरे विजय सेतुपति का, देखने लायक मूवी है, पारिवारिक मूवी है। अच्छा ये सब क्या है, ये सांस्कृतिक खेल हैं। जल्लीकट्टू हुआ, कंबाला हुआ, इन सब में जो विजेता होता है उसका समाज में बड़ा मान सम्मान होता है। जल्लीकट्टू मूवी में दिखाया गया है कि जल्लीकट्टू का विजेता बनता है और भाई खुश होकर अपनी बहन का शादी करता है और किस प्रकार से संरचना करते हैं गांव वाले। तो मेरे हिसाब से जल्लीकट्टू को एक बार देखना है। जल्लीकट्टू और कंबाला ये दोनों के दोनों क्या है, सांस्कृतिक खेल हैं। सांस्कृतिक साउथ इंडिया आज आगे क्यों है, क्योंकि उसने अपने भारत का ही पार्ट साउथ इंडिया जिसे प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत डाल सकते हैं, वो आगे इसलिए है क्योंकि उसने अपनी संस्कृति पे काम किया। हम आप अपनी संस्कृति से डरते हैं। अगर हमें भोजपुरी बोलना है, अभी माइक पे भोजपुरी बोल दें तो होगा कि हम भोजपुरी बोल दिए या भोजपुरी बोलते हैं। भोजपुरी थोड़ा सा ऑड है, ऑड तो है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो संस्कृति का युद्ध जरूर समय समय पर होना चाहिए और संस्कृति के लिए ही कहीं ना कहीं इन खेलों का आयोजन होता है। तो कंबाला कर्नाटक का भैंसा दौड़ है और जल्लीकट्टू तमिलनाडु का ये खेल है। तो जल्लीकट्टू में
साढ़ के सापेक्ष साढ़ पे काबू किया जाता है। जो व्यक्ति साढ़ पे काबू कर लेता है तो वो विजेता बनता है। वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े पहलवान आते हैं दंगल वगैरह में, वैसे वहाँ बड़े बड़े साढ़ पे काबू करने वाले सब आते हैं। चलिए, H नंबर है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभांकर मतलब उसका लोगो क्या होगा, तो शुभांकर जीतू नामक बारहसिंगा था। और ये हुआ था कहाँ, तो वाराणसी, लखनऊ, नोएडा और गोरखपुर से हुआ था, तो याद रखिएगा इन पे। किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना प्रायः गोरखपुर से शुरू हुआ। किसान सम्मान निधि योजना गोरखपुर से शुरू हुआ और किस वर्ष, तो 2019 में। किसान सम्मान निधि योजना गोरखपुर से शुरू हुआ 2019 में। इसमें होता क्या है कि हर साल रबी खरीफ जायज़ के नाम पे 2-2 हज़ार रुपया भारत सरकार देती है किसानों को, ताकि किसान समय पर, जब समय पर उनके पास पैसा ना हो तो खाद बीज खरीद के अपनी खेती को सुचारू रूप से चालू कर सके। तो याद रखिएगा। गाँवों का डिजिटलीकरण उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। गाँव का डिजिटलीकरण समर्थ नामक योजना से किया जाना है, ताकि गांव के लोग भी संवेदनशील इलाकों में रहते, दूर दराज होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ सकें। तो याद रखने वाली बात है कि गांव का डिजिटलीकरण समर्थ योजना नाम से होना है। अच्छा, अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट के तहत एक रैंकिंग जारी किया गया था, जिसमें यूपी का अपना BHU जो है वो नंबर 1 पर, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये नंबर 1 पर आने वाला विश्वविद्यालय है। सांसद समितियां, मिक्स वेज में अब पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन आएंगे। सांसद की समितियां याद रखिएगा। संसद समितियां, भारत में संसद समितियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो तदर्थ समिति, एक अस्थायी समिति। अगला नंबर है L था, ये M पे आते हैं। संविधान का व्याख्याकार और संविधान का संरक्षक, मतलब ज़रूरत पड़ने पर संविधान के तहत हम क्या क्या कर सकते हैं, और संविधान में कोई छेड़छाड़ हो रहा है, कोई अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है तो उस पर लगाम कौन लगा सकता है, तो याद रखिएगा SC यानी सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक है। संविधान N नंबर, संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक DPSP है। याद रखिएगा, संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक DPSP डायरेक्टर प्रिंसिपल फॉर द स्टेट के लिए है। क्या है ये, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कि राज्य के लोगों को क्या चाहिए। महिला प्रसूति है तो क्या, मैंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऑलरेडी यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, एक बार आप लोग जा करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं संघीय प्रणाली पे क्वेश्चन आजकल में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मेन सिद्धांत किस आधार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमें बनाना पड़ा, तो राज्य का नीति निर्देशक जो सिद्धांत था उसमें यही है कि अधिक से अधिक लोगों को कल्याण की नीति है, और कल्याण कौन करेगा, राज्य और राज्य के जो लोग होंगे वो करेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बनाया गया था गांधीवादी विचारधारा से, समाजवादी विचारधारा से, उदारवादी विचारधारा से लैस है। अगर कोई पूछ दे कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किन विचारधाराओं से लैस है, तो गांधीवादी, उदारवादी और साथ ही साथ क्या, समाजवादी विचारधारा से। CAG की रिपोर्ट, वो नंबर है CAG की रिपोर्ट, लोक लेखा समिति। CAG की रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति पूछ सकता है क्वेश्चन, या पूछा भी है बहुत बार प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर हम सबको लगाना चाहिए। देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप जाके गूगल करिए, अगर मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो आके यहाँ कमेंट करिए या बताइए, ताकि आगे से और अधिक से अधिक सुधार सकूँ। देखिए भाई, वीडियो क्वालिटी का मतलब मेरे यहाँ ये है कि मैं खुद से सेटिंग करता हूँ, खुद से, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। जो आपको पसंद ना आए उसको बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर सकूं और आपको अच्छा कंटेंट दे सकूं। CAG की रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति कार्य करता है, और इसका मूल उद्देश्य है कि वो पैसा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा कि नहीं। जैसे मान लीजिए मनरेगा पैसा चला, तो मनरेगा का पैसा मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश सरकार के पास आया, उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न 75 जिलों में दे दिया कि आप ये पैसा ले लीजिए और इससे काम करिए। लेकिन जो उसके मेन लाभार्थी थे, एक तरह से कहें तो आम आदमी था, आम आदमी के पास तक वो पैसा गया कि नहीं, हर साल इसको लोक लेखा समिति CAG उसको जांच करता है, और वही जब जांच करता है और सही डिटेल नहीं मिलता है तो भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और लोग पकड़े जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि CAG की रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति कार्य करता है, वह
पैसा अंतिम व्यक्ति तक गया कि नहीं, इस आधार पर जांच किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसको बताने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। इस समय हमारे लोकसभा वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, याद रखिएगा। अच्छा, धन विधेयक को लाया किससे जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष क्या किसी भी धन विधेयक को ला सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्यू पे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति एक बनाई गई थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर संविधान के 42वें, ये 92 लग रहा है लेकिन ये है क्या, 42वां। तो याद रखिएगा, संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए। किसी दिन जैसे जैसे आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगेगा, आप लाइक्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बढ़ेगा, तो मैं इस पर बहुत अच्छे से काम करूंगा। याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य लागू किया गया। मौलिक कर्तव्य जिस प्रकार से आपके हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जिस प्रकार जरूरत पड़ने पर हमारे साथ कोई अवहेलना हो रहा है तो हम सरकार से लड़ सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल इस प्रकार से राइट हैं, ये राइट है, इनको दिखाते हुए हम लड़ाई करके अपने अधिकारों को मांग सकते हैं। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और ये मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो याद रखिएगा, शुरू में तो मौलिक कर्तव्य हमारे 10 थे, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आर, अस्पृश्यता का उल्लेख। भारत में अस्पृश्यता से अर्थ है छुआछूत। पहले भारत में जातिवाद था। अगर आप चर्मकार हैं या आप जात से कनौजिया या धोबी हैं तो ऐसा माना जाता था कि बहुत प्रकार के भेदभाव देखने को मिलते थे समाज में। तो उन भेदभावों को अंत किया गया किस प्रकार से, तो अस्पृश्यता उन्मूलन के तहत। उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से खत्म करना। तो अस्पृश्यता उन्मूलन के तहत आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया। अगला नंबर है आर पॉइंट। ये तो आर था, अस्पृश्यता उन्मूलन के अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 के तहत, मतलब फंडामेंटल राइट के तहत इसको खत्म किया गया। अब एस आता है, शिक्षा का अधिकार कहाँ है, तो शिक्षा का अधिकार 21A के तहत लाया गया। इसका उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि वो विद्यालय जाए। इसका जीवंत उदाहरण हम देंगे कि हमारे भाई साहब एक शिक्षक हैं, वो पढ़ाते हैं स्कूलों में। उनके यहाँ पे एक लड़का था, पढ़ने में अच्छा था, लेकिन उसके मम्मी पापा उसको उसका पढ़ाई छुड़ा करके और उसको पकौड़ी छानने के लिए दुकान पे भेजते थे। भैया देखे कि पढ़ने वाला लड़का है तो गए, उसके घर गए, पूछे, और उसके बाद से बच्चे बताए कि सर उसके मम्मी पापा उसको पकौड़ी के लिए भेजते हैं, छानने के लिए, क्योंकि वो काम करे। लड़का अच्छा पढ़ने में था तो भैया गए, उसके मम्मी पापा को हड़काए कि अगर आप इसको पढ़ने नहीं देंगे तो आपको जेल हो सकता है, आपको हम सही कर देंगे। जब हड़काए, डांटे डपटे, तब से वो बच्चा निरंतर आता गया और आज वो पढ़ने में, आज तो मतलब वो पढ़ाई में लग चुका अच्छे से। तो याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार 21A ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को आप किसी अन्य काम में नहीं लगा सकते। आपके जीवन का या उसके जीवन का मूल उद्देश्य शिक्षा को ग्रहण करना, और शिक्षा के ग्रहण करने के बाद वो आगे जो चाहे वो कर सकता है। तो याद रखिए, इसके तहत चाहे टीचर हो, अभिभावक हो, कोई भी कोई भेदभाव करता है तो वो क्या कानूनी तौर पे दंडित किया जाएगा। अब ST पे आते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था। तो याद रखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में प्रति व्यक्ति आय, यू नंबर याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में नई आकलन के आधार पर भारत में प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 रुपया है। भी नंबर है, आयात निर्यात का बंद होगा। अगर आयात निर्यात दोनों बंद हो जाएगा तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, बंद हो सकती। पेट में इससे ज़्यादा नहीं, कॉमन सेंस पे आधारित भी प्रश्न कभी कभी पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 है। आयात निर्यात बंद होना अर्थव्यवस्था का बंद होना कहलाता है। फिलिप्स वक्र क्या दिखाता है, फिलिप्स महोदय ने एक विशेषता बताता है इस प्रकार से कि ये आने वाला इनके बीच का जो गैप होगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, तो ये प्रायः महंगाई और उसके सापेक्ष बेरोजगारी कितनी है। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई होगी तो बेरोजगारी तो खामोखा देखने को मिलेगी। तो महंगाई के सापेक्ष बेरोजगारी का जो संबंध होता है फिलिप्स वक्र के अंतर्गत आता है। दक्षेस का मुख्यालय,
याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? सार्क देशों का मुख्यालय, तो दक्षेश का मुख्यालय जो है कहाँ है? काठमांडू में है। विद्युत धारा वाई नंबर पे आते हैं, वाई मतलब 25वें नंबर पे आ गए। वाई बराबर कह रहा है कि वाई बराबर 25 यानी 25वें नंबर पे आते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। याद रखिए, ये भी विगत पेट का आया हुआ प्रश्न है। पेट के पेपर सेट को आपको एक बार देखना चाहिए कि क्या है, किस प्रकार से है। और 26 नंबर, कार्य का मात्रक जूल होता है। मैंने इसका नाम मिक्स वेज इसलिए लगा क्योंकि इसमें मैं आपको डेली 26 क्वेश्चन, आज से अगर देखें तो 25 है, 25 24 दिन तक, 25 का है 28, 23 दिन हम आपको मिक्स वेज देंगे। इसमें ऐसे आपको जितना आना होगा आएगा, साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी होगा कि इसमें से आ सकता है वही देंगे। अगर आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।